यूपीएससी की जो मेन डिमांड है उसको समझ सकते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को अलग-अलग प्रकार से डिकोड करके समझ सकते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जनरली कई बार एग्ज़ाम में हॉल में हम क्वेश्चन की रियल डिमांड समझने में पीछे रह जाते हैं, जिस वजह से हमें कम नंबर मिलते हैं। और अब हम आगे पॉलिटी पर जो इम्पोर्टेंट थीम है और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, उस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, हम एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे हम थीम के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करके हम दूसरों के मुकाबले हम खुद को इन ए बेटर सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। कैसे हम स्मार्ट वे से स्टडी करके और पीवाईक्यू का अच्छे से विश्लेषण करके, सिलेबस का अच्छे से डिकोड करके हम कैसे यूपीएससी की जो मेन डिमांड है उसको समझ सकते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को अलग-अलग प्रकार से डिकोड करके समझ सकते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जनरली कई बार एग्ज़ाम में हॉल में हम क्वेश्चन की रियल डिमांड समझने में पीछे रह जाते हैं, जिस वजह से हमें कम नंबर मिलते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर इत्यादि पे हमने सेशन लिया है और अब हम आगे पॉलिटी पर जो इम्पोर्टेंट थीम है और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, उस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं पॉलिटी के यूपीएससी के सिलेबस की अगर बात करूँ तो जनरली यूपीएससी में पॉलिटी का इम्पोर्टेंट सिलेबस हमें ये देखने को मिलता है, जिसमें यूपीएससी ने खुद हमें दे रखा है कि कैसे विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्था, फिर संसद और राज्य विधायिकाएँ। इस टाइप यूपीएससी ने खुद सबसे पहले सिलेबस को इस तरह मेंशन कर रखा है। अगेन हम इस टॉपिक पे बार-बार फोकस कर रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी में आपका जो सबसे बड़ा गुरु है या आपकी सबसे बड़ी कोचिंग है वो यूपीएससी के मेंस का सिलेबस है। आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस आपके एकदम टेबल के सामने वाली दीवार पर अच्छे से चिपका रहना चाहिए और सिलेबस के एक-एक कीवर्ड को आपको अच्छे से खोलकर देखना चाहिए। उसके क्या-क्या अलग-अलग डायमेंशन हो सकते हैं या यूपीएससी ने उस कीवर्ड से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चन पूछे हैं और उन्हीं कीवर्ड के ऊपर आपके जो खुद के सेल्फ नोट्स हैं वो अच्छे से तैयार होने चाहिए। हम बार-बार इस चीज़ पर हम देख रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद से लेके और मेंस के बीच का जो टाइम फ्रेम है वो धीरे-धीरे कम करती जा रही है। जैसे इस बार यूपीएससी का जो मेंस के एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त के आस-पास ही शुरू हो रहे हैं। उससे पहले से 20 सितंबर के आस-पास होते थे। तो अगर देख लें तो 1 महीने के आस-पास का टाइम कम कर दिया है। तो आपको पहले से ही यानी कि अभी जो अक्टूबर-अगस्त का जो ये पीरियड है, इसी समय आपको मेंस की अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। अब अगर हम पॉलिटी के रिलेटेड अगर सिलेबस का देखें तो 4 मेजर थीम हमारे सामने निकल कर आती है। जिसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट थीम में हम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स देख सकते हैं। अगेन इम्पोर्टेंट थीम है हमारे सामने बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जैसे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी एटसेट्रा। और थर्ड इम्पोर्टेंट थीम में हम देख सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर एंड लोकल बॉडीज। और फोर्थ इम्पोर्टेंट थीम में आरपीए, लेजिस्लेचर एंड इलेक्शन। अब अगर ये जनरली आपके जीएस 2 से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट थीम है। अगर मैं जीएस 2 से रिलेटेड अगर मार्केट में अवेलेबल कंटेंट की बात करूँ तो लक्ष्मीकांत हमारे सामने एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन लक्ष्मीकांत के सामने चैलेंज ये है कि प्रीलिम्स का लगभग प्रीलिमिनरी एग्जाम को लगभग लक्ष्मीकांत टच कर देती है, लेकिन मेंस की जब हम बात आती है तो मेंस में हमारे सामने लक्ष्मीकांत की कुछ लिमिटेशन है। आप कंप्लीट मेंस की तैयारी लक्ष्मीकांत से नहीं कर सकते पॉलिटी वाले एस्पेक्ट के लिए। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हम थीम का माइक्रो एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग देखें कि इस पर्टिकुलर थीम का मुझे कहाँ से नोट्स बनाने हैं या कौन-सा मटेरियल पिक करना है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं सिलेबस को डिकोड करूँ और सिलेबस को डिकोड करने के अगले ही क्रम में ज़रूरी है कि मुझे यूपीएससी ने सिलेबस के इस पार्ट पे क्या-क्या पीवाईक्यू पूछे, उनको अच्छे से मैं उसको अच्छे से डिकोड करूँ। तो आज के सेशन में हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी ने इन 4 इम्पोर्टेंट थीम पर क्या-क्या पीवाईक्यू में पूछा है। तो अगर मैं थीम 1 जो कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं,
उसमें अगर मैं देखूँ तो यूपीएससी ने 2024 में इस थीम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे हैं। इसी तरह 2023 में अगेन 3 क्वेश्चन हमें यूपीएससी में थीम 1 से रिलेटेड देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम और पीछे जाएँ तो 2022 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2020 में 1, फिर 19 में 3 क्वेश्चन, फिर 16 में 1। इस तरह अगर एक मोटा-मोटी आइडिया लगाएँ तो इस थीम से लगभग-लगभग 3 क्वेश्चन हमें हर साल देखने को मिलते हैं। लगभग-लगभग 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन यानी कि लगभग-लगभग 30 से 40 के बीच नंबर। अगर इतनी इम्पोर्टेंट कोई एक थीम है तो निश्चित है कि मुझे उस थीम को अच्छे से पहले तो माइक्रो एनालिसिस करना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड अच्छे से पीवाईक्यू देखनी चाहिए कि यूपीएससी इस थीम से रिलेटेड क्या-क्या पीवाईक्यू पूछ रही है और क्या-क्या नेक्स्ट ईयर में पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो अगर 2024 की हम बात करें तो यूपीएससी ने जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ते कारण स्पष्ट कीजिए। इस एनालिसिस में हम ये भी जानेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को अलग-अलग पार्ट में बाँट के डिकोड करना है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं के रूप में उभरा है? तो सबसे इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमें जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारणों को स्पष्ट करना है। कारण 1, कारण 2 इस तरह आपको एक लिस्ट बनानी है। और पार्ट 2 में हमें इस पार्ट पे फोकस करना है कि क्या उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं के रूप में उभरा है। अब इसके क्या-क्या चैलेंज क्या उभरा है, किस तरह है, ये आपको मेन बॉडी पार्ट में बताना है और उसके बाद में वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन पे आना है। इस तरह अगर हम 2024 की अगले क्वेश्चन का देखें कि कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। अब ये इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको आपको इनके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। अब 2024 में एक और क्वेश्चन पूछा है लोक अदालतों के ऊपर। लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी पहले तो आपको इन दोनों को अच्छे से डिफाइन करना है कि लोक अदालत क्या है और मध्यस्थता अधिकरण अधिकरण क्या है और उसके बाद में उसमें क्या-क्या दोनों में अंतर है, ये भी अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए और क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये है कि क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार कर सकते हैं या नहीं, इस पे आपको डिस्कस करना है। इस तरह अगर हम देखें थीम अगर हम यूपीएससी को थीम वाइज़ अगर हम यूपीएससी के सिलेबस को प्रिपेयर करें अच्छे से या माइक्रो एनालिसिस करें, उसके बाद हम पीवाईक्यू देखें तो हमें इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो हम पीवाईक्यू को डिकोड करना सीखते हैं और दूसरा हम देखते हैं कि यूपीएससी का इस पर्टिकुलर सिलेबस के पार्ट से कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रहा है। तो अब अगर हम 2024 की बात करें तो जुडिशरी के ऊपर यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। निश्चित तौर पर ये एक लोक अदालत और मध्यस्थता अधिकरण की ये बात कर रही है, ट्रिब्यूनल्स की, और दूसरा इसने जनहित याचिकाओं पे पूछा है। तो इस तरह ये फिक्स है कि अगले साल हो सकता है यूपीएससी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी जुडिशरी पे पूछ लिया है, या सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जैसे अगर हम 2023 में देखें कि संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। अगेन देख सकते हैं कि थीम का ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उससे रिलेटेड हमें डिस्कस करना है या टिप्पणी करनी है। अगेन ये 2024 में भी हमने देखा, अगर 2023 के मैं अगर पीवाईक्यू को अगर देख के गया गया होता तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता था कि 2024 में भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में देखने को मिल सकता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन हम जीएस 4 में एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जीएस 2 में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर हम आगे बढ़े, अगेन 2023 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिवादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है।
इसी तरह 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा है कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। अगेन अगर हम पीवाईक्यू की अच्छे से स्टडी करें, इस क्वेश्चन को आप फोकस कीजिएगा और यूपीएससी ने सीधा ही पूछ लिया सुसंगत वाद विधियों की सहायता। तो हमें ये इशारा मिलता है कहीं न कहीं यूपीएससी के ही पीवाईक्यू को माइक्रो एनालिसिस के समय कि जब हम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो हमें ये अच्छे से दिमाग में कन्फर्म होना चाहिए कि चाहे यूपीएससी पूछ रही है, जैसे इस क्वेश्चन में अलग से पर्टिकुलर यूपीएससी ने पूछ लिया या फिर नहीं पूछ रही, हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट है, उनका ज़िक्र उस क्वेश्चन में करना है। अगर आपको अपना क्वेश्चन का आंसर दूसरों से अलग बनाना है या दूसरों से अधिक मार्क्स आपको चाहिए, जैसे कि हम 1.5 या 1 नंबर एक्स्ट्रा लाने की रणनीति पर शुरू से बात कर रहे हैं। अगर आपको इस रणनीति में काम करना है, तो आप जब पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो एग्ज़ाम्पल में आपको हमेशा मेंशन करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये कहा था। इससे आपका जो क्वेश्चन का लेवल आंसर का लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है और उसके साथ-साथ जो आपकी एग्जामिनर को भी ये दर्शाता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे ने इस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी स्तर की तैयारी की है। निश्चित तौर रूप से अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब अगर हम आगे और देखें, 2022 में अगेन यूपीएससी ने इस टॉपिक से मात्र 1 क्वेश्चन पूछा है और 2021 में फिर वही 2020 में 1, फिर 2019 में 3 क्वेश्चन। इस तरह हम देख रहे हैं कि यूपीएससी 2 से 3 क्वेश्चन के अराउंड इस थीम से हमें पूछ रही है और इस थीम की जो मेन 3 ही चीज़ें हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर। अगर लास्ट ईयर जुडिशरी पे क्वेश्चन 2 आए हैं, तो मैं इस बार एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इस बार एग्जीक्यूटिव पे आ जाए या सेपरेशन ऑफ पावर पे आ जाए। अगर इसी तरह अगर इससे पिछले साल पे अगर क्वेश्चन इन्हीं सिलेबस की किसी थीम से आए हैं, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है उससे कम आए और अगली थीम पे ज़्यादा आए। तो इस तरह हम माइक्रो एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में फ्रेम किए जाते हैं और किस तरह और क्वेश्चन किसी टॉपिक पे आ सकते हैं और उसके साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है। इसी तरह अगर हम अगली इम्पोर्टेंट थीम के बारे में बात करें, तो हमारे सामने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थीम है कि बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, एफडी है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 2024 की अगेन बात करूं, तो इससे एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, 2023 में एक, 2022 में भी, 2022 में इससे 2 क्वेश्चन आए हैं और 2021 में 1, 19 में 1, 17, 18, तो 1-2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं इस थीम से लगभग ये गेस कर सकता हूँ कि ये थीम 1 से 2 क्वेश्चन इस थीम से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे फिर प्रिपरेशन भी करनी है। जनरली क्या है कि हम बिना किसी एनालिसिस के, बिना स्मार्ट स्ट्रैटेजी के एग्ज़ाम में उतरते हैं। हमें पता ही नहीं है कि उस पर्टिकुलर थीम से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या कितने मार्क्स की वो थीम है। तो जितने मार्क्स की थीम है, उसके अकॉर्डिंगली हमें तैयारी करनी चाहिए। जैसे इससे पिछली वाली थीम है, उससे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो हमें उस थीम पर हमें हमारी मेहनत भी ज़्यादा करनी है। इस थीम पे अगर 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी है, वो भी अगर हम देखें, तो इस थीम पे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जहाँ से ही फिक्स है कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, इस पे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे 2024 में अगर हम देखें, निजता का अधिकार, फंडामेंटल राइट 21, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है, व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, एक पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है और दूसरा यहाँ पे। अगेन जब हम अभी इससे पहले बात कर रहे थे कि पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का जब हम आंसर लिख रहे हैं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में लिख रहे हैं, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि एससी का केस पुट्टास्वामीवाद 2017 में क्या वर्डिक्ट था।
तो उसको अगर हम रिलेट करते हुए या उसको उससे जोड़ते हुए इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो निश्चित तौर पर यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनर है, वो आपको अच्छे मार्क्स अवॉर्ड करेगा। ठीक वैसे 2023 में इस थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया है, एक संविधान है। अगेन इससे पिछले वाले पार्ट में हमने जाना था कि यूपीएससी ने लगभग फिक्स कर दिया है जीएस पेपर 2 में कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन देने के लिए। अगर हम पीवाईक्यू का अच्छे से विश्लेषण करें तो ये हम पीवाईक्यू से जान सकते हैं कि हमें जीएस पेपर 2 में कुछ क्वेश्चन ऐसे के लिए प्रिपेयर रहना है जो कोटेशन पर आधारित होंगे। अगर हम पहले से प्रिपेयर हैं तो निश्चित तौर पर एग्जाम मोड में अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो इसी प्रकार जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आपको स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया है कि विद एग्जाम्पल आपको बताना है, तो इसमें आपको एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ना है। ठीक वैसे 2022 में फंडामेंटल राइट से फिर क्वेश्चन आ गया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु अधिकार असीम नहीं है। अगेन अगर मैं कहूँ और थोड़ा-सा अगर माइक्रो रियलाइज़ करते हुए अगर अपन पीवाईक्यू को देखते हुए को डिकोड करते हुए अगर आगे बढ़े, तो लगभग-लगभग ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 2 ऐसे आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के मेंस प्रोस्पेक्टिव से। इवन अगर आप प्रीलिम्स में भी देखो तो लगभग-लगभग एक सवाल आपको आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 से लगभग-लगभग फिक्स मिलता है। और इवन मेंस में भी ये है कि आर्टिकल 19 और 21 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब आप अपने नोट्स बना रहे हो या इस सिलेबस से इस पार्ट की तैयारी कर रहे हो तो आर्टिकल 19 और 21 को आप अलग से अच्छे से प्रिपेयर करोगे, उसके नोट्स अलग से अच्छे से बनाओगे। उससे रिलेटेड क्या-क्या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है, उसके क्या-क्या डायमेंशन है, अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे। क्यों? क्योंकि ये यू अगर हम पीवाईक्यू को देखते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक वैसे ही 22 का ही अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है, विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन अगेन आपके फंडामेंटल राइट से ये रिलेट होता है। कैसे? आर्टिकल 21 कैसे? तो हम देख सकते हैं कि सिलेबस का जो ये थीम है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब ये मेरे पास कैसे आया? पीवाईक्यू के एनालिसिस से। इसी इसी वजह से पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीवाईक्यू का एनालिसिस हमें ये बताता है कि एग्ज़ामिनर का क्या दृष्टिकोण है। अगर एग्ज़ामिनर अगर किसी एग्ज़ामिनर को पेपर सेट करना है, तो वो सबसे पहला डाटा क्या लेगा कि पैटर्न क्या है और पैटर्न देखने के लिए उसको पीवाईक्यू का पैटर्न है। तो उसी पैटर्न पे तो उसे अगले साल क्वेश्चन पूछना है। और इस क्यों ने जो एग्ज़ामिनर पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है, वो हम पहले से अपनी तैयारी में भी करें। यही वो स्ट्रैटेजी है जो आपको दूसरों से आगे रखती है। इसी तरह अगर हम वापस और अगर देखें 2021 में यूपीएससी ने संवैधानिक नैतिकता पे क्वेश्चन पूछा है। अगेन संवैधानिक नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो हमें अलग-अलग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं, वो भी यहाँ पे दर्शाने ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 में मेनका वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता की बात की है या फिर अलग-अलग वर्डिक्ट में, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के केस भी साथ में मेंशन करने हैं। ठीक वैसे 2019 में संविधान का संशोधन करने की यानी कि आर्टिकल 368 से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फिर 2017 में क्योंकि ये उसी साल करंट में चर्चा में था, केएस पुट्टास्वामी में निजता के अधिकार पर, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरह हम देख रहे हैं कि यूपीएससी अलग-अलग थीम से कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट पे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ रही है और हमें उसके लिए उसी रूप में तैयार रहना चाहिए। अब अगर हम अगली इम्पोर्टेंट थीम यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर एंड लोकल बॉडीज की अगर बात करें तो 2024 में यूपीएससी ने इस पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। 2024 में 2, फिर 23 में देखें 23 में 3, फिर 22 में अगर देखें तो 22 में 1, 21 में 1, 20 में फिर 2 और 19 में 1, 18 में 2, 17 में 2, फिर 16 में 2, 3। इस तरह यूपीएससी अगर हम देखें ये थीम हमारी लगभग-लगभग इस थीम से
2 से 3 क्वेश्चन हम हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस थीम से क्वेश्चन आने हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर एंड लोकल बॉडी से यूपीएससी को फिक्स है, यूपीएससी का, कि उसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। अब जैसे 2024 के अगर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है कि केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या-क्या बदलाव किए हैं। अगेन हम यूपीएससी के पीवाईक्यू के साथ-साथ ये भी देख रहे हैं कि कैसे हमें पीवाईक्यू को डिकोड करना है। तो पीवा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो ये है। अगले पार्ट क्या है कि संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। यानी इस क्वेश्चन को हमें 2 पार्ट में आंसर देना है। ये दोनों पार्ट में हमें इक्वल बाँटना है, कि ऐसा नहीं कि हम 100 शब्द एक पार्ट पे लिख रहे हैं, 50 एक पे लिख रहे हैं। नहीं, लगभग 70-80 का रेशियो हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे ये 250 वर्ड का है, तो हम अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो एक तो हमें क्वेश्चन को अलग-अलग पार्ट में बाँटना पड़ेगा, ताकि हम उस क्वेश्चन की जो रियल डिमांड है वो समझ सकें। और इसके साथ-साथ हमें इस पे भी फोकस करना है कि यूपीएससी का जो मेन फोकस है वो कहाँ है। जैसे 2024 में एक और क्वेश्चन पूछा लोकल बॉडी से, कि स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए। अगेन ये 150 वर्ड का क्वेश्चन है, और इसमें भी 2 पार्ट है। एक तो आपको पहले में तो भूमिका का विश्लेषण करना है, और सेकंड में कि उनको इस ग्रामीण स्थानीय निकाय है, अगर उनको शहरी स्थानीय निकाय में विलय कर दें तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? और इसके साथ आपको वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन देते हुए अपने आंसर को पूरा करना चाहिए। इस तरह आपको पीवाईक्यूज़ के माध्यम से ये जानने को मिलता है कि कैसे हम पीवाईक्यू को डिकोड कर सकते हैं, कैसे हम सिलेबस को डिकोड करके इम्पोर्टेंट थीम के बारे में जान सकते हैं, और कैसे हम उन थीम को जानते हुए अगले साल के लिए भी कुछ केस वर्क कर सकते हैं। जैसे 2023 में फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। यानी अगर मैं इस थीम का मोटा-मोटी एनालिसिस करूँ, तो मेरे सामने आता है कि यूपीएससी का जो मेन फोकस एरिया है इस थीम से, एक तो फेडरल स्ट्रक्चर पर है, यानी कि केंद्र राज्य संबंध पे यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना ही है, और दूसरा अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडी से रिलेटेड। तो अब आपको भी, जब आप नोट्स बना रहे हो या इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज़ है, उनके सामने क्या चैलेंज है, उनका कैसे कार्य उनका किस तरह का है, या उनके सामने वो किस तरह बेस्ट मॉडल क्या है, इन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और ठीक वैसे ही कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बीच में चैलेंजेस क्या है, अच्छे फ्रेमवर्क क्या है, या फिर इस क्वेश्चन में पूछा है कि और अच्छे से बेटर करने के लिए क्या-क्या उपाय हो सकते हैं। ये आपको पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए। आप रियल एग्ज़ाम में ऑन द स्पॉट नहीं सोच सकते कि उपाय क्या-क्या है। ये आपको पहले से ही रटे-रटाए होने चाहिए अच्छे से। ठीक वैसे यूपीएससी ने ये 101 में संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन पूछा 2023 में। फिर यूपीएससी ने फिर अगेन लोकल बॉडीज़ पे क्वेश्चन पूछ लिया। फिर 2021 में सेंट्रल स्टेट एग्जीक्यूटिव पे पूछा है। फिर 20 में भी सेंट्रल स्टेट एग्जीक्यूटिव में। ये पूरी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूँगा, और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगा, ताकि आप इन क्वेश्चनों को डाउनलोड करके, और जिस तरह हमने वीडियो के पहले पार्ट में ये जाना कि किस तरह आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हो, वो भी आप समझ सको। इसी तरह अगर मैं जो 4th इम्पोर्टेंट थीम है आरपीए, विधानमंडल और इलेक्शन, अगर इसकी बात करूँ, तो ये देखते हैं कि इसमें 2024 में 1 क्वेश्चन, 2023 में 2, 2022 में अगेन 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 2022 में, और 21 में 2, फिर 20 में 3। इस तरह अगर हम देखें तो ये थीम इतनी इस तरह अगर हम देखें तो ये थीम इस थीम से लगभग फिक्स है कि यूपीएससी को किसी साल कम हो सकता है, लेकिन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस थीम से भी लगभग फिक्स है। तो इस तरह आपको अगेन एक हेडिंग बना के, जैसे आरपीए की हेडिंग बना ली, उससे रिलेटेड 1 से 2 पेज का कंटेंट अपना अच्छे से तैयार कर लो। ठीक वैसे विधानमंडल और चुनाव, तो इनका अच्छे से आपको कंटेंट अच्छे से तैयार कर लेना है। अब ये कंटेंट आपको कहाँ से तैयार करना है?
इसके लिए अपन आगे आने वाले वीडियो के पार्ट में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। ये लगभग श्योर है कि यूपीएससी को एक क्वेश्चन चुनाव इलेक्शन रिफॉर्म या इलेक्शन से जुड़े चैलेंजेस या इलेक्शन की कार्यशीलता, इन पे एक क्वेश्चन यूपीएससी को लगभग हर साल पूछना है। तो आपको भी ये अच्छे से पता होना चाहिए और उसके साथ साथ हमें करंट अफेयर्स को भी इसके साथ क्लब करना चाहिए। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, वन एक राष्ट्र एक चुनाव, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि अभी हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई, जिनको ये जानना था कि एक राष्ट्र एक चुनाव कितना प्रभावी है। तो क्योंकि ये करंट अफेयर्स में चर्चा में था, तो यूपीएससी ने भी इसको जोड़ते हुए ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको इस तरह आपके जो प्रिपरेशन है मेंस में, उसमें आपको कुछ चीजें करंट अफेयर्स के साथ क्लब करने की भी आवश्यकता है। जैसे 23 में संसदीय समितियों से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के स्थानीयकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की। संसदीय समितियां अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी लगभग हर साल किसी न किसी एंगल में हमसे इससे क्वेश्चन पूछती है। तो हमें संसदीय समितियों की क्या फ्रेमवर्क क्या है, किस तरह ये प्रभावी है, ये सारी चीज़ें, इन सारे डायमेंशन हमें पहले से ही अच्छे से तैयार कर लेने की आवश्यकता है। ठीक वैसे अगर हम 2022 के क्वेश्चन को देखें कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है, टिप्पणी कीजिए। इलेक्शन और राजनीतिक दलों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आपको इस तरह इस पे पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि अगर हम सिलेबस की इस थीम को तैयार कर रहे हैं, तो जो राजनीतिक दल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अगेन 2022 में जो कि हम बात कर रहे थे कि लगभग यूपीएससी को फिक्स है कि हर साल इलेक्शन पे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे 2022 में क्वेश्चन पूछा है, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। इवन इस साल भी आगे आने वाले मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इलेक्शन जैसे 2025 या आगे आने वाले मेंस में ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इलेक्शन या इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपको एक या इवन एक से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग काफ़ी चर्चा में है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक वैसे ही स्पीकर पर ये क्वेश्चन आया, यानी कि जो संसद से रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे स्पीकर हो गया या फिर राज्यसभा में का सभापति हो गया, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पीठासीन अधिकारी है, उनसे रिलेटेड आपको तैयार रहना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि यूपीएससी अलग-अलग थीम से अलग-अलग कीवर्ड पे, जैसे राजनीतिक दल, संसदीय विशेषाधिकार, इनसे क्वेश्चन पूछती आई है। तो इस तरह अगर हम थीम के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू को देख के स्मार्ट वर्क करें, तो हम कुछ-कुछ थीम को पहले से ही पकड़ने में सफल हो सकते हैं और उनकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर थीम के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमारी एकदम तैयारी बिल्कुल एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर वे में रहती है कि कितना मुझे इस थीम पे फ़ोकस करना है और कितना नहीं। क्योंकि पीवाईक्यू के माध्यम से हमें पता चलता है कि यूपीएससी इस पर्टिकुलर थीम पे कितना ज़्यादा फ़ोकस कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फ़ोकस करना है। और दूसरा कि हम इसमें अपना टाइम काफ़ी बचा सकते हैं कि मुझे स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पर, तो मुझे ये ध्यान देना है कि किसमें कितना टाइम मुझे देना है। अगर इंटरनल सिक्योरिटी या फिर गवर्नेंस, जो ऐसी थीम है जिन पे बहुत कम समय में अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, तो मुझे उसमें फोकस करना है। ठीक वैसे ही पॉलिटी जैसा अगर एक बहुत बड़ा सिलेबस का पार्ट है, तो उसके हम ऐसा नहीं कि कोई एक बुक उठा के उसका फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक अच्छे से बस रटने लग जाएँ और हाइलाइटर से हाइलाइट करते रहें और एग्जाम हॉल में हम देखें कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हमें कुछ अच्छे नोट्स, कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन का मटेरियल और कुछ अच्छे ग्राफ, फॉर्मूला हमारे पास पहले से तैयार होना चाहिए। और वो तैयार कैसे होंगे? जब हमने थीम के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू को अच्छे से समझ के उसका अच्छे से विश्लेषण कर रखा है। ठीक वैसे ही अगर आपको जैसे जो हमने अलग-अलग थीम देखी, उससे रिलेटेड अगर कुछ रेडीमेड मटेरियल मिल जाए और उसको पे अपने नोट्स में आप लिख लो, तो इस तरह का आप रेडीमेड मटेरियल का भी आप फ़ायदा ले सकते हो। और उसके साथ-साथ फिर आप कोशिश करो कि उसमें कुछ ग्राफ, फ़ॉर्मूला, जो कि अगेन हम अलग-अलग सेशन में चर्चा कर रहे हैं, कि उनको भी ऐड कर लो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी वाले पार्ट के लिए कि आपको उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ वर्डिक्ट को भी ऐड करना है।
वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ-साथ कुछ करंट अफेयर्स, जैसे अभी पार्लियामेंट पे अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, तो इस बार की लोकसभा की या इससे पिछली लोकसभा की कितनी कार्य क्षमता रही है या उसकी तुलना क्या है, इससे रिलेटेड डेटा आपके सामने होने होने चाहिए। जैसे अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन लिख रहे हो, जैसे यही हमने इस क्वेश्चन की बात की थी निजता के अधिकार वाले की, तो इन्होंने सीधा ही सुप्रीम कोर्ट के उल्टा स्वामीवाद की चर्चा कर दी। तो ये इस तरह क्वेश्चन लिखा जा सकता है। इस तरह कीवर्ड में आप लिख के और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उनका ज़िक्र करके, और कुछ कीवर्ड जैसे ट्रिपल टेस्ट हो गया, तो इस तरह अगर आप लिखोगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस सेशन में इतना ही, आगे आने वाले सेशन में हम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर उससे रिलेटेड थीम पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।